ओके, लेट अस स्टार्ट आवर न्यू आर्टिकल। कुछ एक टॉपिक जो बीच में रह गए थे उनको लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आर्टिकल रहेगा आज आपका एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एक इंडक्टर में एनर्जी कितना स्टोर होती है? यू नो वेरी वेल, इंडक्टर को एल से लिखते हो और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा। ठीक है, और एलसीआर सर्किट में आपने पढ़ा हुआ है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एक इंडक्टर कैसे स्प्रिंग की तरह, कोयल की तरह ऐसे आप लेते हो। ठीक है, इंडक्टर क्या होता है? इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? सेल्फ इंडक्शन। ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। कितना? ईएमएफ इंड्यूस्ड एल डी आई बाई डी टी। ये यहाँ पर ई का मतलब क्या है? ईएमएफ, जिसको आप वोल्टेज भी बोलते हो। ये चीजें आपको सारी पता है पहले से। पावर, पावर क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। पावर का और फार्मूला क्या होता है? वी आई, वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, यहाँ पे आप इसको वी आई लिखिए या ई आई लिखिए, मर्जी आपकी। तो पावर, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कौन सा? वर्क डन, जो वर्क होगा, एनर्जी कंज्यूम होगी वो, और टाइम टेकन। तो आप इसको डी डब्ल्यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हो। पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ये कुछ अलजेब्रा होता है, इस तरह से आप मतलब किसी भी, जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है, किसी के अंदर भी कुछ भी निकाल सकते हो। एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या है? वर्क, और वर्क से, डब्ल्यू से, जूल से, जिसकी यूनिट क्या हो? जूल। तो यहाँ से आप डब्ल्यू की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो P इज इक्वल टू वी आई होता है, P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी होता है। तो यहाँ से आप डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी आई, ये लिख सकते हो। ये जनरल चीजें है जो आपने ली है, जो पहले से आपको पता है। आगे आपको करनी है कैलकुलेशन। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या है यहाँ पर? एल डी आई बाई डी टी। देखो v की आपको कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिसके अंदर l की वैल्यू हो, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो? एनर्जी निकालना चाहते हो किसी इंडक्टर की। v का जो फार्मूला है वो क्या है? डी, ये एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। यहाँ पर क्या है? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। तो डी टी से डी टी कैंसल, तो क्या बच जाएगा? डी डब्ल्यू एल आई डी आई। देखो वर्क बच गया, यही निकालना था। वर्क को एनर्जी जैसे लेते हैं आप, इंटीग्रेशन कर दीजिए। यहाँ पर डी आई है और आई का इंटीग्रेशन, तो यहाँ से क्या होएगा? जीरो टू डब्ल्यू पूरा ले लीजिए, इसको जीरो टू आई ले लीजिए, लिमिट। तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एल। इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं? ये देखिए, एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं अभी। आई की पावर कितनी है? 1। और इंटीग्रेशन लिखते हुए क्या करते हो आप? पावर के अंदर ही 1 और ऐड कर देते हो, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में जो भी ये पावर बनी है ये नीचे भी ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। तो W इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर बाई 2। या क्या आ गया आपका रिजल्ट? एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एक क्वेश्चन पूछा था आपकी क्लास में स्वाति ने, यूनिट फर्स्ट से है, एक बार पहले वो करवा देते हैं। ये एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, छोटी सी कैलकुलेशन है। फार्मूला याद रहना चाहिए आपको, W इज इक्वल टू एल आई स्क्वायर बाई 2। ये कई फार्मूले हो चुके हैं, अब आप इनकी प्रैक्टिस करा करो बैठ कर कि किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन था हेक्सागन को लेकर कि कोई हेक्सागन है,
इस हेक्सागन पे 5 चार्जेस गिवन है और हर एक चार्ज की वैल्यू क्या है, प्लस क्यू। कितनी है, प्लस क्यू। 5 चार्जेस लगा दिए, ये लो 5 चार्जेस लगा दिए। ऑब्वियस है कि एक साइड इसकी फ्री रह जाएगी। पॉइंट नाम दे सकते हो आप इसको, ए बी सी डी ई एफ। वो पूछता है अगर इसके सेंटर में, अगर इसके सेंटर में माइनस क्यू चार्ज रख दिया जाए तो नेट फोर्स कितनी होगी। नेट फोर्स पूछा हुआ, तो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले पॉइंट ए को ले लीजिए, ओ के साथ ओ पॉइंट पर आपको फोर्स चाहिए। ए वाला जो चार्ज है वो इसको क्या करेगा, ओ पॉइंट वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये फोर्स एफ ए निकाल सकते हो आप, क्या होगी एफ ए फोर्स। नोट करिए यहाँ पर एफ ए फोर्स क्या होगी। फार्मूला क्या था, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये गैप कितना होगा, ओ से ए का। एक हेक्सागन के अंदर जो सेंटर से ये सारी की सारी, हाँ ये गिवन है, ये साइड है सारी एल गिवन थी, हेक्सागन साइड ऑफ एल। अगर ये एल होंगी तो ये भी क्या होंगी, एल। ठीक है, ये सारी क्या होंगी, एल होंगी। ये सब एल होंगी। तो एफ ए कितनी होगी, क्यू माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो गया ये, और अपॉन में एल स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर एफ ए। डायरेक्शन देख रहे हो आप इसके। इसी तरह से एफ डी निकालिए। एफ डी क्या होगा, एफ डी की डायरेक्शन क्या होगी, ये नीचे की तरफ बिल्कुल इसके इक्वल एंड अपोजिट। तो एफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए। क्या हो जाएंगे ये, इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, कैंसल। यू नो वेरी वेल, एक फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है, एक उस, और दोनों इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे। तो ये तो आपस में खत्म हो गई। अब ले लीजिए आप इन दोनों को, ऐसे ही एफ बी इसको अपनी तरफ खींचेगा, बी पॉइंट पर जो चार्ज है, और जो ई वाला चार्ज है वो इसको अपनी तरफ। ये फिर दोबारा से इक्वल, एफ बी और एफ बी क्या होंगी, इक्वल एंड अपोजिट। ये भी क्या हो जाएंगी, कैंसल। तो ये दो फोर्स भी आपस में क्या हो गई, कैंसल हो गई, इक्वल एंड अपोजिट हो। सॉरी, ई पॉइंट पर तो चार्ज लिया नहीं, चलो ये चार्ज यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इसको फ्री कर दिया इस पॉइंट को। अब बचा कौन सा पॉइंट, सी और एफ। एफ सी फोर्स क्या होगी, के क्यू स्क्वायर बाय एल, नेगेटिव साइन। और यहाँ पर तो कोई है ही नहीं चार्ज, तो सिर्फ यही बचेगा सिर्फ लास्ट में। तो नेट रिजल्टेंट क्या रहेगा, आंसर यही रहेगा। थोड़ी ज्योमेट्री को देखकर भी आप पता लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे साफ पता लग रहा है जो फोर्स ये होगी वही ये होगी, क्योंकि लेंथ सेम है, चार्ज सेम है। ऐसे ही इसमें लास्ट वाले केस में अपोजिट मिल ही नहीं रहा, तो सिर्फ लास्ट वाली फोर्स ही क्या होगी, ये आंसर होगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन के बारे में, सीरीज रेजोनेंस सर्किट के बारे में। रेजोनेंस की कंडीशन बताई थी मैंने आपको, उसके अंदर क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी हो जाता है और प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह वो काम करता है एलसीआर। इसमें पढ़ेंगे अब आप, सबसे पहले पढ़ते हैं एलसी ऑसिलेशन। छोटे छोटे टॉपिक है, थ्योरेटिकल, कोई ज्यादा हाई फाई नहीं है।
एलसी ऑसिलेशन क्या होता है? ये एलसी ऑसिलेशन, एक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। एक कैपेसिटर बनाएंगे यहाँ पर, एल और सी जैसा कि नाम दे रखा है आपको। एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर बनाएंगे आप, ये एल हो गया और ये सी बन गया। यहाँ पर एक की लगा दीजिए। यहाँ पे फिर एक सर्किट बनाएंगे आप, जिसमें कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए एक बैटरी लगाएंगे और की लगाएंगे आप। ये बैटरी लगा दिया और यहाँ पर की लगा दी केवल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, K2 को, की2 को क्या रखेंगे? ओपन एंड K1 इज क्लोज्ड। K1 को क्लोज कर देंगे। K1 को जैसे ही आप क्लोज करोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। ठीक है, चार्ज करेगा इसको। चार्ज कैसा, कौन सा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर? पॉजिटिव। और ये कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जब तक ये कैपेसिटर पूरा चार्ज ना हो जाए आप इसको करंट की सप्लाई देते रहें। और जैसे ये पूरा चार्ज हो जाए, कंप्लीटली चार्ज, आफ्टर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड, जब ये पूरी तरह से चार्ज हो जाए तो क्या करना आपने? K1 को ओपन कर देना है एंड K2 को क्या कर देना है? क्लोज्ड। अब आप इसको ओपन कर देंगे और इसको क्लोज्ड। अब इस कैपेसिटर की वजह से क्या होगा? करंट चलेगा यहाँ पर और इंडक्टर को मिलेगा, इंडक्टर में से पास होगा। धीरे धीरे ये जो चार्ज कैपेसिटर है ये क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज होता चला जाएगा। डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस, ये डिस्चार्ज होता रहेगा और यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यहाँ पे चार्जिंग क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। ये चार्ज कम होता चला जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता चला जाएगा और ये इंडक्टर में करंट इंक्रीज होता चला जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स देखो, करंट बढ़ता जा रहा है। कैपेसिटर की वजह से जो करंट है उसकी सप्लाई कांस्टेंट नहीं है, क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। और जिसकी वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगी? एक एनर्जी जनरेट हो जाएगी। और उस एनर्जी को क्या, अभी अभी आपने एक आर्टिकल करा था, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, एक एनर्जी इसके अंदर क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी क्या होती है? तीन फार्मूले थे, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, क्यू और सी। ठीक है, थे ना ये तीन फार्मूले, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी वी स्क्वायर, पढ़े थे आपने फर्स्ट यूनिट में। तो जब ये चार्ज हो गया था तो उसको एनर्जी ये थी, लेकिन ये एनर्जी किसमें? कैपेसिटिव, जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी थी वो किसके अंदर चली गई? इंडक्टर के अंदर। करंट बढ़ने से फ्लक्स बढ़ता है, फैराडे ने सब कुछ बता रखा था ये। और यहाँ पर क्या हो जाएगी? यही एनर्जी आपकी इसमें मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी और ये कौन सी बन जाएगी? मैग्नेटिक एनर्जी। उसके बाद देखिए कमाल की बात, जो ये इंडक्टर है ये अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आप ये क्लॉक फेस रूल लगाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये साइड नॉर्थ की तरह एक्ट करेगी, ये साइड साउथ की तरह। ठीक है, इस तरह से ये फील्ड बन जाएगा इसके चारों तरफ। जैसे जैसे चार्ज कम होता चला जाएगा, बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और ये एक तरह से क्या हो जाएगा? फुल्ली मैग्नेटिक फील्ड बना देगा अपना। इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये कैपेसिटर जो है ये क्या होगा?
दोबारा से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब जो इसकी ये टर्मिनल थे ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो करंट को अपोज करता है, उल्टा करंट चलता है ना। तो अब ये नीचे वाली साइड इसकी पॉजिटिव बननी शुरू हो जाएगी और ऊपर वाली साइड नेगेटिव, इस तरह से। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी, फिर तो ये नीचे की तरफ ऐसे चलेगा। ठीक है, फिर ये इंडक्टर क्या होगा, इंडक्टर में से ये सारी एनर्जी किसमें दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। अब ये इंडक्टर इसको क्या करेगा, फिर दोबारा चार्ज करने लग जाएगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए कैपेसिटर ने इसको पहले मैग्नेटाइज करा, मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर एनर्जी करवा दी अपनी सारी की सारी हाफ के स्क्वायर सी को, हाफ एल आई स्क्वायर में। अब इंडक्टर इसको चार्ज कर रहा है, लेकिन क्या होता जा रहा है, डायरेक्शन उल्टी हो गई कैपेसिटर की, क्या हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, चार्ज अपोजिट हो गई, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब यही चीज यहां से करेंगे। फिर जो ये टर्मिनल है, इधर पहले नॉर्थ बना था, इधर साउथ, अब इधर क्या बन जाएगा, साउथ, और इधर क्या बन जाएगा, नॉर्थ। ये एरो क्या हो जाएंगे, इस तरह से उल्टे लगाएंगे आप। फिर दोबारा से का जो ये कैपेसिटर है ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होगा। फिर ये अपनी एनर्जी को किस में, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे देगा। फिर दोबारा से इसमें क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। फिर दोबारा से इस तरह से वाइस वर्सा ही चलते रहेंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी मिलती रहेगी आपको। देखो करंट अपनी डायरेक्शंस को बदल रहा है, तो इसको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। और ये जो ऑसिलेशन होंगी ये होंगी अनडैम्प्ड। क्या होंगी, अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड का मतलब, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, उस ग्राफ में ईएमएफ या करंट को लेकर टाइम के साथ साथ अगर आप ईएमएफ या करंट को देखते हो, तो इसका जो ऑसिलेशन होगा वो हमेशा अनडैम्प्ड रहेगा। मतलब जो इसका एम्पलीट्यूड था वो कभी भी कम नहीं होगा, सेम चलता रहेगा। लेकिन यू नो वेरी वेल कि ऐसे हम एलसी ऑसिलेशन के लिए सर्किट तो बना दिया, लेकिन जो ये एनर्जी इसमें इसमें कन्वर्ट हो रही है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस तो होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अगर आप लेकर चलोगे इसको, तो कोई ना कोई लॉस तो देखो एनर्जी का होता है। तो इससे जो एक तरह से ऑसिलेशन हमारा बनता है वो बनता है डैम्प्ड। क्या बनता है, डैम्प्ड, यानी कि फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, इस तरह से। तो ये था एलसी ऑसिलेशन के बारे में, जिसके बारे में आपको पढ़ना था कि कैसे एक कैपेसिटर इंडक्टर को चार्ज, और कैसे एक इंडक्टर कैपेसिटर को चार्ज करता है, और कैपेसिटर इंडक्टर को मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड करता है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे आप सीरीज रेजोनेंट सर्किट। सीरीज रेजोनेंट सर्किट, बस ये थ्योरी ही थी, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके 5-6 डायग्राम है जो कि आपको नोट्स में भेज दिए गए हैं, उनको आप सेपरेटली लिख सकते हो, बना सकते हो। पता होना चाहिए, एग्जाम में तो बहुत कम आता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट, आपको पता है एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या होता है, जिसके अंदर एल, सी और आर तीनों हमने क्या कर रखे हो, सीरीज में लगा रखे हो, और उसमें एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सी। यही थी ना कंडीशन, सोल्व भी करा था आपने। एलसीआर क्या हो, सीरीज में कनेक्ट हो। पहले कर रखा है या आपने आर्टिकल, लेकिन इसको थोड़ा सा इसके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, वो थोड़ा सा बताऊंगा मैं, और ग्राफ भी बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली थी आपने, ओमेगा एल 1/ओमेगा सी
ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC। ओमेगा की जगह पर आपने 2 पाई न्यू रख दिया था, 1/√LC, और न्यू इज इक्वल टू क्या आ गया था, 1/2 पाई √LC। ये थी रेजोनेंस कंडीशन जिसमें ये फ्रीक्वेंसी थी AC की। और आपको पता होना चाहिए जो रेजोनेंस कंडीशन होती है इसके अंदर जो सर्किट है, हालांकि इसके अंदर LC और R तीनों लगे हुए थे, लेकिन इसके अंदर अगर रेजोनेंस कंडीशन है तो L और C आपस में इक्वल होने की वजह से क्या हो जाते हैं, डिमिनिश्ड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं यहाँ से। और जो ये सर्किट है ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है। किसकी तरह? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, अगर ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, LCR सर्किट का रेजिस्टेंस कम होता है या ज्यादा होता है, XL इज इक्वल टू XC होने से, तो आपको होगी जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है उसका जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाता है, उसका मैक्सिमम हो जाता है। तो याद रखना रेजोनेंस कंडीशन में करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि सोचकर देखिए, आपने इम्पीडेंस पढ़ा था R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर द रूट। XC माइनस XL भी ले सकते हो। सपोज इसमें से कोई एक कम या ज्यादा होता तो भले वो माइनस में हो प्लस में हो, डजेंट मैटर, उसका स्क्वायर होके वो प्लस हो जाता। तो रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस ऐड ही हो रहा है, तो Z की वैल्यू क्या होती, मोर। इफ XL इज इक्वल टू XC तो सिर्फ अकेला क्या बच जाएगा, R² अंडर द रूट, जिसकी वजह से Z इज इक्वल टू क्या आएगा, R। लेकिन अगर XL ग्रेटर देन XC हुआ या फिर XL लेस देन XC हुआ तो Z की जो वैल्यू है वो R प्लस समथिंग आएगी, और रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा तो क्या हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा सर्किट में। तो ये मैक्सिमम करंट लेने के लिए L और C इक्वल करवाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए, XL का फार्मूला क्या होता है, L ओमेगा। ये क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, रिवीजन के तौर पे ले रहा हूं मैं, ध्यान आ गए मेरे को। C ओमेगा, L ओमेगा, ओमेगा का मतलब क्या है, 2 पाई न्यू। C ओमेगा का मतलब क्या है, 2 पाई न्यू। ऐसे लिख सकते हो। अगर पूछा जाए XL का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाइए तो कैसा बनाएंगे आप, जो फ्रीक्वेंसी है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैसे डिपेंड कर रही है, कैसे अफेक्ट कर रही है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा XL और न्यू के बीच में, आप देख सकते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन ग्राफ बनेगा। लेकिन XC के लिए ये चीज सही नहीं है। XC और न्यू में क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, यानी कि XC और न्यू का अगर ग्राफ बनाना पड़ जाए तो वो कैसा आएगा आपके पास, इस तरह से। ठीक है, डिक्रीजिंग कर्व। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कोई डाउट यहां तक? चलो उसके बाद क्यू फैक्टर, इसी के बाद एक टॉपिक है क्यू फैक्टर का। छोटा सी टॉपिक है, एक एक दो दो नंबर के टॉपिक है, पेपर में आ जाए तो मुफ्त के नंबर मिल जाते हैं। क्यू फैक्टर क्या होता है? The Q factor of series resonance circuit is defined as the ratio of the voltage developed across the inductance। ये एक रेशो है जो कि वोल्टेज या तो इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, इनमें जो वोल्टेज है वो अपॉन में जो रेजिस्टेंस में, रजिस्टर में वोल्टेज है, इसको बोलते हैं क्यू फैक्टर। क्या बोलते हैं? क्यू फैक्टर।
देखते अभी पढ़ते हैं इसको क्या कहता है। जो क्यू फैक्टर है वो इनकी रेशो है। दूसरा, इसके लिए आप रिलेशन करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्यू इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी आर। वी एल की वैल्यू आई एक्स एल अपॉन आई आर। आई से आई कैंसल, तो ये बच गया एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल एल ओमेगा होता है अपॉन आर। ओमेगा की वैल्यू अभी बताई थी आपको, ओमेगा क्या आया था 1/√LC, और न्यू क्या आया था 1/2πLC अंडर द रूट। यही थे ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी। पुट करिए वो वैल्यू, एल अपॉन आर। ओमेगा की वैल्यू क्या थी 1/√LC, तो 1/√LC। इस एल को इस रूट के अंदर ले जाओ, लिख सकता हूँ ऐसे में L² अपॉन LC। ऐसे लिख सकता हूँ इस चीज को, स्क्वायर से एक एल खत्म, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया 1/√1/r अंडर रूट L अपॉन C। कब है ये, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर अपॉन रजिस्टर। कैपेसिटर के लिए करके देख लो, Q इज इक्वल टू क्या है VC अपॉन VR। VC अपॉन VR। Q इज इक्वल टू VC की वैल्यू IXC अपॉन VR। VR की वैल्यू पुट करिए, IR हो जाएगा, I से I कैंसल, XC की वैल्यू 1/C ओमेगा अपॉन R। तो ये आ गया आपके पास Q इज इक्वल टू 1/CR ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू दोबारा से 1/√LC पुट कर दीजिए, 1/CR। ओमेगा की जगह पर 1 अपॉन कहाँ चला जाएगा ये ऊपर, Q इज इक्वल टू 1/CR। सॉरी, इस C को मैं ब्रैकेट ये अंडर रूट के अंदर लेकर जा रहा हूँ, LC अपॉन C² लिख सकता हूँ ऐसे। अंडर रूट के अंदर चला गया, C का स्क्वायर हो गया, जैसे इधर हुआ था, L अंडर रूट के अंदर चला गया था न्यूमरेटर में ही, तो L² ले लिया, C² से एक C कैंसल, तो यहाँ से आ गया 1/R। देखो इसमें भी सेम रिलेशन आया, Q के लिए सेम आया दोनों में। तो Q फैक्टर निकालने का ये तरीका था। अब बात आ जाती है कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी Q की उतना ही रेजोनेंस शार्पर होगा। Q जितना ज्यादा होगा मतलब शार्पर इज द रेजोनेंस। रेजोनेंस उतना ही ज्यादा होगा। रेजोनेंस का मतलब क्या, मैक्सिमम करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट। अगर Q की वैल्यू, और Q की जो वैल्यू है वो 10 to 100 इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। 10 होगी Q की वैल्यू तो करंट मैक्सिमम मिलेगा, 100 होगी तो कम होता चला जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक तरह से रेजोनेंस की भी कंडीशन दे रहा है कि अगर Q फैक्टर आपका ज्यादा है कम है उससे भी काफी फर्क पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितनी भी होती है उसमें सिग्नल होते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी को लेकर गड़बड़ ना हो जाए, कोई किसी को कैच कर लेता है, बीच में दिक्कतें आती है, वो ना हो। इस तरह की प्रॉब्लम खत्म करता है। जितना ज्यादा शार्पर, जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी सिग्नल, ठीक है, वो कौन करता है, क्यों, ये देखना होता है। ठीक है, फार्मूला आपके सामने है, इसकी वैल्यू अगर 10 से 100 आप देख सकते हो, क्यों की वैल्यू कम है तो करंट ज्यादा, ठीक है, 100 है तो करंट कम। तो रेजोनेंस को भी ये क्या कर रहा है, अफेक्ट करता है।
नेक्स्ट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट और पढ़ लीजिए, आज का लास्ट टॉपिक। थोड़ा डेरिवेशन है इसके अंदर। इसको फिल्टर सर्किट भी बोलते हैं। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, एक एल ले लिया, एक सी ले लिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया उनको। आपको पता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज आगे चलती है, करंट पीछे चलता है, पता है ना इसमें आपको। वोल्टेज लीड करती है करंट से, इसे वोल्टेज लैग करती है करंट से, है ना। तो एक सोचने वाली बात है कि ये 90 डिग्री से लैग बिहाइंड और लीड करते हैं। तो इसी को इक्वेशन की फॉर्म में आप लेना चाहो, इक्वेशन की फॉर्म में ले लो। E इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन वो रजिस्टर के केस में, इंडक्टर के केस में क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कौन से केस में, इंडक्टर के केस में, एल लगा दिया। कैपेसिटर के केस में क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यही था, वोल्टेज सेम रख ली, करंट क्या कर लिए, आगे और पीछे दिखा दिए। दिखा सकते हैं, कोई डाउट यहां तक। आई नोट की वैल्यू क्या होगी, ई नोट अपॉन आर, ई नोट अपॉन एक्सएल, और इधर ई नोट अपॉन एक्सी। तो इन्हीं इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आई एल और आईसी को। टोटल करंट कितना होगा इसमें, टोटल करंट, ये तो इंडक्टर निकाल रहा है, कैपेसिटर निकाल रहा है, टोटल करंट कितना होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। आई एल की वैल्यू कितनी है, ई नोट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस प्लस एक्सी ई नोट अपॉन एक्सी साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। लिख सकते हैं ऐसे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। तो माइनस ई नोट अपॉन एक्सएल, ये बन गया कोस ओमेगा टी, माइनस बाहर ले लिया, प्लस ई नोट अपॉन एक्सी साइन 90 माइनस थीटा, ये भी कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या आ गया, टोटल करंट। कॉमन क्या आएगा इसमें, ई नोट कोस ओमेगा टी, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्सएल प्लस 1 अपॉन एक्सी। ठीक है, अब बात आ जाती है करंट की। किसकी, करंट की। हमें पता है कि अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाए तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है इसमें, जीरो।
करंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। यानी कि एक L से मान लो करंट निकल रहा था और एक C से, और आपको ये पता होना चाहिए जो ये L और C से करंट निकलता है ये एक दूसरे के अपोजिट निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अपोजिट। सॉरी, अगर ये आपका क्लॉकवाइज दिखा रहा है तो ये आपको कैसे दिखाना है? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट चले जाते हैं। और अगर XL इज इक्वल टू XC हो गया तो इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर? 0। XL और XC की वजह से, पूरे सर्किट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ XL और XC की वजह से। अभी कहोगे सर आप तो कह रहे थे XL इज इक्वल टू XC हो जाए तो मैक्सिमम करंट होता है। बात XL और XC की हो रही है, यानी कि IL और IC की टोटल की हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? करंट 0 हो जाएगा। करंट 0 होने का मतलब अगर सर्किट में L और C ये एक फिल्टर सर्किट बना रहे हैं, क्या बना रखा है? फिल्टर सर्किट। तो ये अपने अंदर का ही करंट, देखो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, एक दूसरे को अपोजिट करके ये क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। और अब जो इसमें से करंट पास होकर आपको मिल रहा है, मान लो फिर भी ये सर्किट से जोड़ रखा है आपने, यहाँ से करंट गया है वहां से आ रहा है, तो वो इनकी वजह से अफेक्टेड नहीं होगा, ये उसको फिल्टर कर देगा। इसीलिए फिल्टर सर्किट, रिजेक्टर सर्किट, ठीक है, ये आप इसका नाम दे सकते हो। रेजोनेंस सर्किट कह सकते हो, एंटी रेजोनेंस सर्किट, जो कि क्या करेगा? इससे आपको सिलेक्ट कर देगा कि ये फ्रीक्वेंसी इसके अंदर से अब जाएगी, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी एसी की। मतलब इनके मिलने से करंट ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, और वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दे देगा। ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की क्या रहेगी? थोड़ी सिग्निफिकेंस रहेगी जो आपको करनी है। आई होप आप ये छोटे छोटे टॉपिक है सारे समझ रहे होंगे। फिल्टर सर्किट बोलते हैं इसको, रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं। देखो दूसरा नाम क्या है? रिजेक्टर। पेपर में कुछ भी आ सकता है। और रिजेक्टर सर्किट, और तीसरा नाम क्या है इसका? एंटी रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, एंटी रेजोनेंस सर्किट। एक ग्राफ बताना था आपको मैंने सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, शार्पर के लिए, क्यू की वैल्यू किसमें ज्यादा होगी। चलो बताते हैं।